हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंसानी रिश्ते आईने में दिखते इंसान के अक्स की तरह होते हैं और वो उस कांच की तरह नाजुक भी होते हैं जो जरा सी ठेस से चूर चूर भी हो सकते हैं। और कांच के वो महीन टुकड़े सिर्फ उन रिश्ता खत्म करने वालों के दिलों को ही आहत नहीं करते, बल्कि हर उस इंसान के दिल और जीवन को लहूलुहान कर सकते हैं जो इन रिश्तों के हमसफर हमराही होते हैं। और ये पीड़ा किस कदर असहनीय हो जाती है, इसका एहसास सिर्फ उसे ही होता है जो इसे भुगत रहा होता है। ऐसी ही आप बीती की कहानी कहता है हमारा आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का ये एपिसोड। लक्ष्मी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़े हैं। कर तो रही हूँ ना मैडम। लक्ष्मी ये क्या है, हाथ में जान नहीं है तेरे? फिर से कब तोड़ दिए? अरे मैडम जानबूझ के थोड़ी किया जो इतना बोल रही हो आप। अरे क्या झगड़ रहे हो तुम दोनों? रवि किसी भी वक्त सगाई के लिए आता होगा और अब तक कुछ भी तैयारियां नहीं है। अरे फटाफट हाथ चला और कर लो, वो लोग आते ही होंगे ना अभी। और लक्ष्मी ये क्या, फिर से तूने कब तोड़ डाला? लक्ष्मी फिर से अगर तेरे हाथ से कुछ टूट गया ना तो तेरे पगार में से पैसे काट लूंगी। चलो निपट लो, वो लोग आते ही होंगे। मैं आती हूँ फटाक से। वाह परी लग रही है। बैठो बेटा, मैं आता हूँ। आइए। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। आइए आइए, आप भी आइए, आइए अंदर आइए। बहू ये मेरे दोस्त कैलाश जी, और भाई आप तो जानती है। नमस्ते। और दादा और वहीनी साथ में आने वाले थे, लेकिन वहीनी को काम निकला इसलिए नहीं आए। अरे कोई बात नहीं, भाभी नहीं आई तो, पर सगाई की अंगूठी तो नहीं घर पे भूल गए? ये क्या भूलने वाली बात है क्या दादा? नहीं, मैं खुद अपनी सगाई में भूल गया था। बाबा ने जो गालियां दी पूछो मत। बाप रे कितना सारा नमक है, ऐसा खाना खिलाओगी मेहमानों को? अरे अभी तक खाना बनाना भी नहीं सीख पाई? सासूबाई जैसा आ रहा है वैसे बना रही हूँ। अगर ऐसा है तो खुद ही बना लीजिए ना। आई हे भगवान, क्या कर रही हो? रवि आ गया। चलो। अरे बाप रे वो लोग आ गए। जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मैं देखती हूँ निधि तैयार हुई कि नहीं। हाँ निधि। अहो आई नौकर चाकर किसी के भी सामने डांटने लगती है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। क्यों टेंशन लेती हो? अपने अच्छे दिन जल्दी आने वाले हैं, बस थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद इस घर की महारानी होगी। अरे निधि तो अभी तक तैयार नहीं हुई, वो लोग आ चुके हैं। बस आई 2 मिनट। जल्दी से तैयार हो जा। और ये क्या? अरे रिया कुड़ी तो अब तक तैयार नहीं हुई। मैंने बोला था ना तुझे तैयार होने के लिए। जल्दी से तैयार हो जा और अपने भाई को भी तैयार करना। अजी मैंने ढूंढा था रेहान को, पर वो कहीं दिखा ही नहीं। कहीं नहीं दिख रहा मतलब? कहाँ गया है वो? मम्मी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। टेंशन मत ले, आ जाएगा। रिया, रेहान कहाँ गया है? मम्मी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? रियान को सब जगह ढूंढा, कहीं उसका पता नहीं चला। उसके दोस्तों से भी पूछा तो उनमें से किसी ने उसको सुबह से देखा तक नहीं। रिया तुझे कुछ तो बता के गया होगा ना कि वो कहाँ जा रहा है या कहाँ जाने वाला है? कल रात वो बोल रहा था वो यहाँ नहीं रहेगा, वो पापा के पास चला जाएगा।
तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेगी तुम्हारे यहाँ आने से। देखना तुम्हारी मम्मी अब तुमसे और मुझसे दोनों से झगड़ा करेगी। बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे उन लोग के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। बेटा कितनी बार समझाऊं तुम्हें, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। कोर्ट ने तुम्हारी कस्टडी तुम्हारी मम्मी को दी है, इसलिए। पापा मम्मी शादी कर रही है। हाँ, उस रवि के साथ कर रही है ना। पापा मम्मी उन्हें पापा बोलने कहती है, लेकिन वो हमारे पापा नहीं है। आप हमारे पापा हो। मुझे उन लोग के साथ नहीं रहना। मुझे और ताया को अपने साथ रख लो प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। हाँ, क्यों आया है फिर? समझ नहीं आता है तुझे? समझ नहीं आता है? हाँ? निधि, बच्चा है वो, तुम्हारे मारने से नहीं समझेगा। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये एक बच्चा है जिसकी कस्टडी मुझे मिली है। अगर तुमने इसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और एक बात याद रख लो कि अब इसका तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे पापा के पास रहना है। पापा के पास रहना है ना? चल घर चल कर बता। नहीं, चल पापा 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 चल पापा चल। हाँ, अब मैं तुझे बताती हूँ। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे पापा के साथ रहना है। मुझे जाने दो। पापा के पास जाना है? हाँ मम्मी, पापा के पास जाना है। अभी भेजती हूँ मैं तुझे पापा के पास। अभी भेजती हूँ तुझे पापा के पास। अभी भेजती हूँ। जाके दिखा तू पापा के पास। बच्चा है वो, कितना मारोगी? जान लेगी उसकी, वो क्या समझेगा? आई प्लीज, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इन दोनों को कैसे हैंडल करना है। इसने मेरी सगाई का सत्यानाश कर दिया। हाँ, अब तो मैं इसे सजा दे के रहूंगी। भाई नहीं, इसे कमरे में बंद कर दो और जब तक मैं नहीं बोलती तब तक ना तो कोई इसे खाना देगा और न ही कमरा खोलेगा। जाओ चल। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा और अपने भाई को समझा कि अब उसका पाप हम सब के लिए मर चुका है। जा। 10 और 11 साल के रेहान और रिया अचानक बड़े हो गए थे और माँ बाप के अलग होने से अपने आप को असुरक्षित और लगभग अनाथ महसूस कर रहे थे। हर इंसान को उम्मीद की नजर से देखते कि शायद कोई तो उनका सहारा बने। माँ बाप का प्यार और उनकी परवाह हर बच्चे का हक है, जिससे दोनों महरूम थे और हालात को अच्छी तरह से समझ रहे थे। माँ की अनदेखी और बाप की मजबूरी के बावजूद बच्चे पूरी कोशिश कर रहे थे अपने बचपन को बचाने की, लेकिन उनकी इस कोशिश पर शायद पानी फिर चुका था। लगता है साहब कहीं बाहर गए। आपके पास चाबी देके गए हैं क्या? मुझे झाड़ू पोछा करना है। हाँ है। सर, 35-40 साल का आदमी है, आशीष देशमुख नाम है और बॉडी को सबसे पहले घर में काम करने वाले भाई ने देखा था। लाश अगर अंदर पड़ी हुई थी तो भाई अंदर आई कैसे? सब पड़ोसी से डुप्लीकेट चाबी लेकर। पहले उसने डोरबेल बजाई थी लेकिन दरवाजा किसी ने खोला नहीं तो उसे लगा घर पर कोई नहीं है। सर मुझे लगता है खून रात को ही हुआ था। सर पे भी गहरी चोट लगी है पीछे की तरफ। ये बांस लगने की वजह से ही मौत हुई है, लेकिन सर इस बांस के इतने छोटे टुकड़े हुए कि फिंगरप्रिंट्स मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इन्हें कलेक्ट करवाओ, शायद कुछ मिले। यस सर, और हमने चेक किया घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं है।
लगता है कातिल इसका कोई जानकार था, तभी दरवाजे पे फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। बिल्डिंग में सीसीटीवी है क्या? नहीं सर। एक काम करो सर, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। सर, ये इन्वेलप मिला है। कोर्ट का नोटिस है सर। हो सकता है ये नोटिस ही इस कत्ल की वजह हो। एक काम करो मानसी, सर, इसके पड़ोसियों से पूछताछ करो, पता करो ये अकेला रहता था या फैमिली के साथ। हाँ मैडम, मैंने ही बाई को चाबी दी थी। आशीष सब कभी बाहर जाते हैं तो मेरे पास चाबी रख के जाते हैं बाई को झाड़ू पटका करने के लिए। वैसे मैडम बाई बहुत भरोसे वाली है, मेरे घर पे भी वही काम करती है। अच्छा, कल रात इनके घर से कोई चीखने चिल्लाने या झगड़े की आवाज सुनी? नहीं मैडम, कल तो नहीं, मगर 2 दिन पहले आशीष भाऊ का झगड़ा हो रहा था। किसके साथ? उनकी बीवी निधि के साथ, बच्चों को लेके कुछ झगड़ा हो रहा था। अगर तुमने इसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ू। अच्छा, अगर ये शादीशुदा और बाल बच्चों वाला आदमी है तो उसकी फैमिली कहाँ है? डिवोर्स के पहले साथ में ही थी सर। बाद में निधि अपने बच्चों को लेके अपनी माँ के घर चली गई। डाइवोर्स की कोई खास वजह? दोनों एक दूसरे पे शक करते थे। वो बोलता था तेरा चक्कर चल रहा है, ये बोलती थी तेरा चक्कर चल रहा है। जब बात खुली तो पता चला निधि का ही चक्कर चल रहा था। ये तो बेचारा बहुत शरीफ था। ये आशीष काम क्या करता था? निधि मैडम की दुकान में काम करते थे, पर जब से उनका तलाक हुआ है 6 महीने से घर पे ही थे। किस चीज की दुकान है उनकी? ज्वेलर्स का शॉप था, चामुंडा ज्वेलर्स के नाम से। आपके पास आशीष की बीवी और उसके ससुराल वालों का फोन नंबर भी तो होगा, आप लोगों ने उन्हें फोन नहीं किया? मैंने तो नहीं किया और मुझे नहीं लगता किसी और ने भी किया होगा। ऐसा क्यों? सर, क्यों करेंगे उस नक्छड़ी औरत से बात? पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है, बड़े पैसे का घमंड है उसे। अच्छा, ये आशीष की बीवी निधि रहती कहाँ है? हाँ, मैं 5 मिनट में दुकान पहुंच जाऊंगी। हाँ, वहीं पर मिलती हूँ। आई, मैं दुकान जा रही हूँ, आ जाऊंगी। हाँ, अरे तुम दोनों सुनो, स्कूल से ना सीधा घर आना। अगर उसके घर गए ना तो बहुत मार पड़ेगी। और तू देखना कि ये कोई गड़बड़ ना करे, नहीं तो तुझे भी सजा मिलेगी। मम्मी, आशा मम्मी बहुत मारती है, कोई गलती नहीं करते फिर भी मारती है। अरे तूने कोई मस्ती की होगी तभी तुझे मार पड़ी होगी ना, ऐसे ही कोई बिना मतलब के नहीं मारता। निधि ना आए? जी मैं ही हूँ, कहिए। आशीष देशमुख को जानती हैं? हाँ, वो मेरे एक्स हस्बैंड हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कल रात उनका किसी ने खून कर दिया। आशीष से आपका रिश्ता कैसा था? मेरा मतलब कोई मनमुटाव या अनबन? सर, 6 महीने पहले मैंने उससे डिवोर्स ले लिया था। उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई, तो मनमुटाव या अनबन की तो बात ही नहीं बनती सर। डाइवोर्स की कोई खास वजह? सर, वजह यही थी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। हमारी एक दूसरे से किसी भी बात पर नहीं बनती थी। क्या ये बात सच है कि आपके बिजनेस की तरक्की में आशीष का हाथ था? हाँ सर। हाँ था सर, पर कुछ हद तक। हम सबने इस बिजनेस को बढ़ाने में खून पसीना एक किया है, और सबसे ज्यादा मेहनत तो मेरे भाई राजेश ने की है सर। आशीष तो सिर्फ एक एम्प्लॉय था। अगर बात इतनी सिंपल थी तो फिर आशीष अपना शेयर क्यों मांग रहा था? शेयर? कौन सा शेयर सर? उसने मुझसे कभी कोई शेयर की बात नहीं की। ये जानती हैं क्या? ये नोटिस की वो कॉपी है जो हमें आशीष के घर से मिली है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आशीष ने आपके बिजनेस को बढ़ाने में जो मेहनत की है उसके बदले में उसे शेयर चाहिए। और ये देखिए, ये है आपकी माँ के दस्तखत। आप ही के हैं ना ये? हाँ साहब। जब आपकी माँ ने ये नोटिस रिसीव किया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी जानकारी आपको ना हो? एक मिनट सर। ओह, आप इसकी बात कर रहे हैं सर? हाँ सर, उसने ये नोटिस भेजा था और हमारा वकील उसका जवाब भेजने ही वाला था। सर, हमारा आज का नहीं पुश्तैनी बिजनेस है। वो 2 पैसे की मदद करेगा तो उसका शेयर कैसे बन जाएगा? तो ये बात है, ये बात आपको अच्छी नहीं लगी और इसी वजह से शायद आपने आशीष का कत्ल कर दिया। नहीं, मैंने मर्डर नहीं किया साहब। कहाँ थे आप उस वक्त जब आशीष का कत्ल हुआ? घर पे था साहब। और आप कहाँ थी? सर, मैं दुकान से 9 बजे निकलकर सीधा घर आ गई थी। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए
आप में से कोई भी हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा। क्या हुआ निधि? आशीष को किसी ने। आप कौन? सर मेरा नाम रवि है, निधि का मंगित। मिस्टर रवि, कल रात आप कहाँ थे? अपने घर था। और आप लोग क्यों पूछ रहे हो? पूछना हमारा काम है। चलो। पुलिस अंकल, हमारे पापा वापस कभी नहीं आएंगे। तुमसे क्यों पूछ? मैंने तुझे बताया ना कि पापा भगवान के पास चले गए, अब वो वहां से कभी नहीं आएंगे। तो तुमने पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताया? मानसी, हो सकता है आशीष का कत्ल इस नोटिस की वजह से किया गया हो। तलाक के बाद उसने अपनी मेहनत का हिस्सा मांगा हो जो इस परिवार वालों को अच्छा ना लगा हो, और इसी बात से नाराज होकर फैमिली के ही किसी मेंबर ने आशीष का कत्ल कर दिया हो। पर वो हो कौन सकता है? सर मुझे लगता है ये काम रवि का भी हो सकता है। जवान आदमी है लेकिन फिर भी अपने से बड़ी उम्र की, तलाकशुदा और 2 बच्चों की माँ से शादी कर रहे हैं। वो निधि नहीं बल्कि उसके बिजनेस के लिए उससे शादी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आशीष का नोटिस उसे अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन निधि अकेली इस बिजनेस की हिस्सेदार नहीं है, उसका भाई भी तो है। लगता है फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है, वरना माँ के इस तरह से हाँ कहने पर पूरी फैमिली चौंकती नहीं। एक काम करो, इस फैमिली का कच्चा चिट्ठा निकालो, जो भी सच है वो सामने आ ही जाएगा। यस सर। वैसे तो सब लोग अच्छे हैं साहब, पर ये राजेश बाबू और उसकी बाइको है ना, 1 नंबर के चैप्टर लोग हैं। वो आशा मैडम है ना, 1 नंबर की निच्चड़ है। जैसे ही मेरा पगार होता है ना तो 100 रुपये कमीशन के लिए मेरे सामने हाथ फैलाती है और ये बोलती है कि ये काम मुझे उसने दिलाया। अच्छा, निधि किस तरह की इंसान है? निधि मैडम तो अच्छी है, पर मालूम नहीं आशीष बहू को उन्होंने क्यों खाली पीली छोड़ दिया। आशीष बहू तो बहुत अच्छे इंसान थे, अपने बच्चों को प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन ये रवि है ना, मेरे को एकदम हटेला लगता है साहब। अब आप ही बोलो साहब, कोई अपने से बड़े उम्र के औरत के साथ शादी करेगा क्या, वो भी 2 बच्चों की माँ से? ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ साहब। मैडम, ये आशीष देशमुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर। आशीष का कत्ल रात 10 से 12 बजे के बीच में हुआ। मौत सिर के पिछले भाग में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई। आशीष ने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की और बॉडी पे कोई स्ट्रगल मार्क्स भी नहीं। यानी कातिल आशीष का कोई पहचान वाला है। मानसी सर, हमें उस शख्स का पता लगाना होगा जो इस फैमिली को तो अच्छी तरह से जानता है पर इस फैमिली का मेंबर नहीं है। यस सर। इस दुकान का मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ, कहिए। कितने साल से काम कर रहे हैं आप चामुंडा ज्वेलर्स में? 36 साल हो गए साहब। जब भी रघुनाथ जी ने पहली दुकान खोली ना, तब से। और वो आशीष, वो कब से काम कर रहा था? बहुत कम उम्र में आया था सर वो, करीब 20 साल हो गए। यानी आशीष और निधि के बीच अफेयर काम के दौरान हुआ? नहीं सर, निधि की तो अरेंज मैरिज थी। लव तो उसे कोई संग्राम शिर्के नाम के आदमी से था, जिसे वो रघुनाथ जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आपके कहने का मतलब है कि ये शादी निधि की मर्जी के खिलाफ हुई थी? जी सर, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे रघुनाथ जी को निधि को उस संग्राम से अलग करना था, तभी आशीष एक नई दुकान की प्रपोजल लेके उनके पास आ गए। उससे वो बहुत खुश हो गए। एक दिन मैं दुकान के अकाउंट्स लेके उनके घर गया था, तो मैंने देखा सर ये पिछले महीने का अकाउंट स्टेटमेंट है, किससे कितना पैसा आना बाकी है और निधि, 1 मिनट। मैंने तुमसे कहा था ना, इतनी देर तक रात में मत घूमना। कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? पापा, वो तुम्हारी शादी होने तक तुम अब घर से बाहर पैर नहीं रखोगी, समझी? शादी? मैंने तुम्हारी शादी आशीष से तय कर दी है और वो बहुत। बाबा प्लीज, मैं आशीष से शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ संग्राम। अगर तुम्हारे मुंह से संग्राम का नाम दोबारा निकला और तुमने आशीष से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ह्या गोष्टीचा परिणाम झाला साहेब, और निधि ने चुपचाप आशीष से शादी कर दी। जब निधि ने आशीष से शादी कर ही ली थी
तो फिर तलाक इतने साल बाद क्यों? क्या कारण था? कसं सांगू तुम्हाला साहब, वो किसी एक आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली लड़की नहीं है। उसने ये शादी मजबूरी में तब तक चलाई जब तक रघुनाथ जी जिंदा थे, और उनके देहांत के बाद उसका रवि के साथ अफेयर शुरू हो गया। ये रवि काम क्या करता है? वो गोल्ड एजेंट है। हमारी दुकान के लिए जितने भी गोल्ड की जरूरत होती है वही सप्लाई करता है। ये निधि और रवि के अफेयर के बारे में आशीष जानता था? हाँ जानता था सर। निधि कुछ तो शर्म करो, 2 बच्चों की माँ होकर तुम ये सब कर रही हो। सोचो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। बच्चों के लिए मैं ये सब भुलाने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे? मैं आज ही रवि को बोल दूंगा कि हम उसकी एजेंसी से गोल्ड नहीं लेंगे। तुम कौन होती हो ये डिसीजन लेने वाले? किस वहम में जी रहे हो तुम इस बिजनेस में सिर्फ एक एम्प्लॉय हो और कुछ नहीं। और मैं कोई तुमसे प्यार नहीं करती ना, ही तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। ये तो बाबा ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी, और अब वो है नहीं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे जो चाहिए मैं वही करूँ, समझ गए? आशीष बहुत शरीफ आदमी था सर। अच्छा एक बात बताइए, ये निधि परसों रात दुकान से कितने बजे निकली थी? सर दुकान 9 बजे बंद होती है, तभी निकली थी। और ज्वेलरी की आप लोगों की कितनी दुकानें हैं? 3 दुकानें हैं सर, 2 यहाँ मुंबई में और एक नई मुंबई में। यहाँ की एक दुकान निधि संभालती है और दूसरा रवि। और वो नवी मुंबई वाली दुकान राजेश देखता है? राजेश कहाँ दुकान देखता है सर, उसको तो दुकान में एंट्री ही नहीं है। वो क्यों? जब रघुनाथ जी जिंदा थे, राजेश ने एक बहुत बड़ा गफला किया था सर। कैसा गफला? उसने नकली ज्वेलरी किसी कस्टमर को बेची, असली ज्वेलरी चुपके से दूसरे कस्टमर को बेची और सारा पैसा खा गया। लेकिन आशीष ने उसकी ये चोरी पकड़ी थी, और तभी से रघुनाथ जी ने उसके लिए दुकान में एंट्री बंद कर दी, जो आज तक बंद है। सर रघुनाथ जी को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अपनी वसीयत में सारी जायदाद निधि और उनकी पत्नी के नाम कर दी, और राजेश को हर महीना सिर्फ 10,000 मिलेंगे ऐसा लग दिया। थोड़ा और डालना। मैं कौन बे? अरे साहब क्या हुआ? साहब मुझे यहाँ क्यों लेके आए? एक बात बता, ज्वेलरी की तुम्हारी 3 दुकानें हैं ना? हाँ साहब। कौन सी संभालता है? साहब मैं किसी भी चला जाता हूँ जिसपे निधि बोलती है। संभालना तो दूर, हमें यह भी पता है कि तीनों दुकानों में तेरी एंट्री तक बैन है, जिसकी वजह है आशीष। उसने तुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए तूने उसका कत्ल कर दिया है ना? साहब इतना था कि उसकी वजह से मेरी एंट्री बंद है, लेकिन कभी मैं बदला लेने के बारे में सोचा तक नहीं साहब। आशीष उस रात मैं घर पे ही था, कहीं बाहर नहीं गया। मुझे लगता है कि कोई और है इसके पीछे। साहब कौन? रवि साहब। साहब रवि आदमी नहीं सांप है, वो हमारा बिजनेस हाँपना चाहता है। आशीष ने जब अपना हिस्सा मांगा तो उसको लगा कि आधा बिजनेस लेके जाएगा। साहब मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने खून किया। सर मुझे लगता है ये काम राजेश या रवि में से किसी का होगा, क्योंकि देखा जाए तो आशीष के मरने का बड़ा फायदा इन्हीं दोनों को है। एक काम करो मानसी, ये नाइक फैमिली और इस रवि के सबके फोन रिकॉर्ड्स और मोबाइल की लोकेशन निकालो, पता चल जाएगा कत्ल के वक्त कौन घर पर था और कौन बाहर। यस सर। पुलिस आंटी, अंकल मैं और मेरा भाई उस घर में नहीं रहना चाहते। लेकिन क्यों बेटा, वो तो आपकी मम्मी का घर है। अंकल उस घर में बहुत मार पड़ती। तुम इनकी चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। तुम बस अपने काम पे ध्यान। थैंक यू बहनी। देखो ना इनके बाप ने इन्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है कि इन्हें संभालना ही मुश्किल हो गया है, और ऊपर से टाइम भी नहीं है। तुम इन पर नजर रखना, हाँ प्लीज। और तुम दोनों मामी की हर एक बात मानना, ठीक है? ना क्या बोला तुम्हारी माँ ने? अब तुम दोनों मिलके घर में झाड़ू पोछा लगाओ, समझे? चलो। मामी कहकर सारा काम मुझसे और राधे करवाती है। जल्दी जल्दी हाथ चला, साफ कर ठीक से। और हमें ठीक से खाना भी नहीं देती, और हम दोनों भूखे रह जाते। मामी मामी मुझे भी ये पनीर वाली सब्जी दो ना।
ये तुम दोनों के लिए नहीं, रूपाली के लिए है। जो मिला है चुपचाप खाओ, नहीं तो ये भी छीन लूंगी, समझे? बेटा ये सब कब से हो रहा है? जिस दिन से कोर्ट ने हमें मम्मी के साथ रहने को बोला, तब से मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ है। तब से ये बात तुमने अपनी मम्मी को बताई क्यों नहीं? मम्मी अपनी शादी और दुकान के काम में इतनी बिजी कि वो हमसे बातें नहीं करती, बस हमें डांटती रहती है। मम्मा, मामी बहुत मारती है, हमसे बहुत काम करवाती है और हमें खाना भी नहीं देती। अरे ये क्या बोल रहे हो दीदी? तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। इनके बाप ने इन्हें सिर्फ बिगाड़ा ही नहीं, इन्हें झूठ बोलना भी सिखा रहा है। एक तो मैं इन दोनों से कितना प्यार करती हूँ और ये दोनों है कि सासूबाई आप तो घर में रहती है ना, आपने देखा है कभी मैंने इनके साथ कुछ गलत किया हो? अरे मुझे क्या पता कौन किसके साथ क्या करता है, मैं तो अपने कमरे में रहती हूँ। क्या हो रहा है ये सब? निधि देखो, ये सारा नाटक ना अपने बाप के साथ रहने के लिए ये लोग कर रहे हैं, सब उसी ने सिखाया है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि इन्हें हॉस्टेज छोड़ दो, 2 दिन में लाइन में आ जाएगी, वरना आशीष भी इन्हें। हम हॉस्टल नहीं जाएंगे और हमारे पापा को भी कुछ मत कहना। बदतमीज, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? हाँ, किसने सिखाया तुझे इतना झूठ बोलना? तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरोगे। इन दोनों को कमरे में बंद कर दो, कितना भी रो, कितना भी किरकिराए, इन दोनों को खोलना मत जब तक मैं नहीं आती। आपके पापा कैसे? अंकल, हमारे पापा बहुत अच्छे थे और हमसे बहुत प्यार करते थे, पर वो भी कभी नहीं आएंगे। पानी नहीं जी अंकल, अब मुझे घर जाना, देर हो गई तो मम्मी बहुत मारेगी। कौन हमसे नहीं होता ना, सब्जी खरीदने गई थी उगाने, कि इतने घंटे लगते हैं, अब चुप क्यों है? कुछ बोले क्या? सर ये दोनों बच्चे बहुत ही शरारती हैं, बहुत ही बिगड़े हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप इन्हें मारें। आप जानती हैं अगर ये बच्चे आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दें तो हम आपको चाइल्ड टॉर्चर के केस में गिरफ्तार कर सकते हैं। आइंदा ऐसा ना हो, ये आपको पहली और आखिरी वार्निंग है। जी सर। और आप, कोर्ट अक्सर माँ को बच्चों की कस्टडी इसलिए देती है क्योंकि माँ बच्चों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकती है। आपके केस में तो बिल्कुल उल्टा ही है। आपने तो पलट कर देखा तक नहीं कि आपके बच्चे किस हाल में जी रहे हैं। रिया और रेहान ने रिश्तों को तार तार होते देखा था। माता और पिता दोनों की छत्र छाया चाहने वाले बच्चे किसी एक से भी महरूम थे क्योंकि सबको अपनी पड़ी थी, और पिता जिसके साथ वो रहना चाहते थे उसे उनसे हमेशा के लिए छीन लिया गया था। आशीष की हत्या का शक पुलिस को नाइक परिवार के हर सदस्य के साथ साथ रवि पर भी था, और इस शक के सिरे मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड आने के बाद कुछ खुलने लगे थे। सर दोनों, सर नाइक फैमिली के कॉल रिकॉर्ड और ये मोबाइल लोकेशन। ठीक है। मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक तो सिर्फ निधि और रवि ही आशीष के कत्ल के वक्त उसके घर के आसपास मौजूद थे। एक काम करो मानसी, ये निधि और रवि दोनों को उठाओ। अब ये खुद ही बताएंगे कि इन्होंने ये काम को अंजाम कैसे और क्यों दिया। यस सर। निधि ये चाय पी लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हाथ की चाय, ले जाओ सर। निधि मैंने तुम्हें अपने बच्चे सौंप दिए थे ताकि तुम उनका ध्यान रख सको, और तुमने उन्हें नौकर बना दिया, मारपीट की उनके साथ। बहनी शर्म नहीं आई तुमको? अरे वाह, ये तो हद ही हो गई। मेरे पति को बिजनेस से बाहर कर दिया और नौकरों की तरह 10,000 के पगार में बांध दिया, और मुझे तो नौकरानी बना दिया, और अब मुझे ही आंखें दिखा रही हो। अगर ऐसा है ना तो खुद ही संभालो अपने बच्चों को। मुझे भी ये सब कुछ करके गाली खाने की कोई इच्छा नहीं है। मिस निधि जी, तुमने तो कहा था जिस रात आशीष का खून हुआ था उस रात तुम 9 बजे दुकान से निकलने के बाद घर पर ही थी। जी हाँ, मैं दुकान से निकलने के बाद घर पर ही थी। तुम्हारा मोबाइल लोकेशन आशीष का घर दिखाई दे रहा है। अगर तुम घर पर ही थी तो शायद तुम्हारा मोबाइल अकेले गया होगा आशीष के घर। चलो गाड़ी में बैठो, गाइला चलो। और मैडम अब इसे कहाँ लेके जा रही हो? मम्मी मम्मी मम्मी, आज पुलिस आंटी मम्मी को कहाँ ले गई? ये देखिए आपके बजट में और मजबूत भी है। चलो
आपको बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन में बुलाया है। मैं और निधि आशीष को मिलने गए थे मैम, लेकिन मैं नीचे था और सिर्फ निधि ऊपर चली गई उससे मिलने। सुनो, मैं उससे मिल के आती हूँ। मैं भी आता तुम्हारे साथ। उस आदमी का क्या भरोसा, तुम्हें कुछ किया था? अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, वो ऐसा आदमी नहीं है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। ठीक है, 10 मिनट के अंदर वापस नहीं आए तो मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक है। क्यों गई थी तुम आशीष के घर? उसके भेजे नोटिस के बारे में बात करनी। मैं उसे समझाने गई थी कि उसका उसमें कोई शय नहीं बनता, और मुझे लगा था कि वो समझ जाएगा, लेकिन सर जब मैं वहां पहुंची तो मैंने कई बार डोरबेल बजाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। तो मैंने अपनी डुप्लीकेट की से दरवाजा खोला, और सर जब मैं अंदर गई तो सर उसके बाद रवि ने मुझे अपने घर छोड़ा और वो भी चला गया। तुम दोनों के मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक आशीष के यहाँ जाने से पहले तुम दोनों अपने अपने घर पर थे, यानी तुम दोनों वहां अलग अलग पहुंचे। जी सर। तो तुम वहां पहले पहुंची थी या रवि? इसका मतलब रवि तुमसे वहां पहले पहुंच चुका था। जी। साहब मेरे खुद से गया साहब, बोलो। सब निधि से सिर्फ 10 सेकंड पहले मैं वहां पे पहुंचा था। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। मैं नहीं मारा आशीष को। झूठ सच का पता हम लगा लेंगे, तू बस अपनी फिक्र कर। बैठा के रखो इसे और इसकी मैडम को भी। साहब प्लीज। सर मुझे लगता है ये खून इन्हीं में से किसी एक ने या फिर शायद दोनों ने मिलके किया होगा। हमें गुमराह करने के लिए झूठी कहानी बता रहे हैं। हो सकता है। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट में कुछ आया? सर रिपोर्ट्स के मुताबिक आशीष के घर में लगभग सभी के उंगलियों के निशान मिले हैं, बच्चों से लेकर रवि तक। ये दोनों तो कत्ल की रात वहाँ गए ही थे, लेकिन बच्चे भी तो बाप से मिलने अक्सर जाते होंगे। और वो कांच के टुकड़े, उन पे कोई फिंगरप्रिंट्स? नहीं सर, उन पे भी किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सबके कॉल रिकॉर्ड्स फिर से चेक करो, एक एक नंबर का पता लगाओ कि किसका है। सब निधि के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिस पर 2 दिन पहले तक दिन में 2 से 3 बार बात हुई है। पता किया नंबर किसका है? यस सर, संग्राम शिर्के का है। संग्राम शिर्के? निधि की तो अरेंज मैरिज थी, लव तो उसे कोई संग्राम शिर्के नाम के आदमी से था। ये तो निधि का पहला बॉयफ्रेंड है। यस सर, मुझे लगता है निधि ने उसी की मदद लेके आशीष का खून किया होगा। पॉसिबल है। एक काम करो, ये संग्राम शिर्के का एड्रेस निकालो, पता करते हैं निधि के पास से प्रेजेंट में अचानक आया कैसे। यस सर। संग्राम शिर्के? जी मैं ही संग्राम शिर्के, वो कहिए। अब बता, जब निधि और तेरा अफेयर 12 साल पहले खत्म हो चुका था तो फिर अब तू अचानक कहां से टपक पड़ा? साहब निधि ने मुझे धोखा दिया था साहब। उसके बाद मैं मुंबई छोड़ के बेंगलोर शिफ्ट हो गया था साहब। 3 महीने पहले ही वापस आया साहब। एक दिन निधि मुझे मार्केट में मिली साहब। दादा ही बिल्डिंग कुठे? हाँ इकडून दुसरी बिल्डिंग। ठीक है, हाँ थैंक यू। संग्राम? निधि? संग्राम तुम यहाँ मतलब? ये मेरी तो दुकान है। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? बुरा चल रहा है सब कुछ, नौकरी भी नहीं है। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? तुझे पता है निधि की पहली शादी टूट चुकी है और अब वो दूसरी शादी करने जा रही है। हाँ पता है साहब। इसके बावजूद भी तुम दिन में 3-3 बार उससे इतनी लंबी बातें करते थे। नहीं साहब, मैं तो बहुत कम फोन करता था उसको, वही बार बार मुझे फोन करती थी साहब। और वो बोलती थी। सीधी तरह से बताएगा या मैं अपने ढंग से पूछूं? पता था साहब, उसने मुझे आशीष का खून करने के लिए कहा था साहब। सुपारी दे रही थी आशीष की, और इस काम के लिए काफी सारे पैसे भी देने की बात कर रही थी साहब।
उन्हीं काफी सारे पैसों की लालच में तूने आशीष का खून कर दिया है ना? तुमने आशीष को मारने की सुपारी दी थी? सुपारी? नहीं सर। तावड़े! इसने कबूल कर लिया है, लेकिन तुम अब भी झूठ बोल रही हो। इसने तो अपने हिस्से का सच बता दिया, अब तुम भी अपने हिस्से का सच बता दो। बोलो। सर वो आशीष मुझे धमकी दे रहा था कि वो मेरे दोनों बच्चों की कस्टडी छीन लेगा, कोर्ट में अपील करेगा, बिजनेस का शेयर लेके रहेगा, और उसके लिए उसने मुझे नोटिस भी भेजा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। और तभी मैंने संग्राम को उसे मारने के लिए कहा था, लेकिन सर उसने मना कर दिया। क्योंकि इसने मना कर दिया उसे मारने के लिए, तो तुमने ये काम किसी और से करवाया? नहीं सर, सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने ना तो मर्डर किया ना ही करवाया है। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं किया है सर, मैंने उसे नहीं मारा है सर, नहीं मारा है मैंने। देखा आखिरी बार तेरे को कह रहा हूँ, अपने हिस्से का मेरा नाम कर दे, वरना तू समझ ले। तू क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? मैं तेरे नाम पे कुछ भी लिख के देने वाली नहीं हूँ, समझा? अरे क्यों जिद कर रही हो? अब हम दोनों ही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। निधि वापस नहीं आने वाली। निधि ने और रवि ने आशीष का खून किया, समझी? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को नहीं मारा। सर निधि शुरू से हर बात पे हमसे झूठ बोल रही है, अब भी वो हमें गुमराह कर रही है। मुझे लगता है ये खून उसने किया नहीं होगा, किसी और को सुपारी देकर करवाया होगा। नहीं मानसी, अगर निधि ने किसी और को सुपारी दी होती तो उस क्रिमिनल का नंबर निधि के कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर मिलता। हमारे हाथ में अभी भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। सर अभी वायरलेस पे खबर आई है, मार्केट के पीछे वाली गली में 9-10 साल के लड़के की लाश मिली है, और सर 11-12 साल की लड़की जख्मी हालत में मिली है। लड़की को हॉस्पिटल में भेज दिया है, लड़की का नाम रिया है। सर के पीछे किसी भारी चीज या पत्थर से वार किया गया। एक काम करो, जरा आसपास अच्छी तरह से छानबीन करो, देखो कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या। ओके सर। मानसी एक बात समझ में नहीं आई, ये बच्चे इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे थे? गायतोंडे। यस सर। सबसे पहले इसे किसने देखा था? सर इन्होंने देखा। मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, अचानक इधर से एक बच्ची की रोने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर इधर आया, देखा तो लड़का मर चुका था और लड़की मुझको देखकर बेहोश हो गई। सर हॉस्पिटल से फोन आया था, लड़की को होश आ गया। प्रिया बेटा कैसी हो? कैसे हुआ ये सब? किसने किया? अंकल, मामा ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? देख बुढ़िया, चुपचाप साइन कर दे, वरना आशीष को जब भेजा ना तेरे को भेज दूंगा, समझी? बेटा तुम्हें अच्छी तरह याद है तुम्हारे मामा ने यही कहा था। अंकल वाजी भी थी, मामा ने उनके सामने बोला, फिर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। तेरे को तो अभी मैं बता, चले यहाँ से। तुमने मेरे पापा को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब हम आपके पास आ रहे थे, तभी उन्होंने हमें मारा था। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम लोग पुलिस अंकल के पास जा रहे हैं। पुलिस के पास? अभी ले चलता हूँ तुम दोनों को पुलिस के पास। चल चल चल। उसके बाद मैं वहीं गिर गई। अंकल रेहान का है, वो कैसे? वो ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। बेटा रेहान ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, जल्दी से ठीक हो जाओ। अब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। वो मैंने आई को डराने के लिए ऐसा बोला था। आई शपथ साहब, मैंने सच में किसी को नहीं मारा। साहब आपने बोला ना कि मैं बच्चों के पास बाइक से गया था। हाँ। पर मेरी बाइक तो 1 हफ्ते से गैराज में पड़ी साहब, चाहिए तो आप मैकेनिक से भी पूछ सकते हैं। सर रिहान के मर्डर स्पॉट पे ये 2 पत्थर मिले जिन पे खून के निशान थे, दोनों के फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। बड़े वाले पे रिहान का खून है, छोटे वाले पे रिया का खून है। मानसी एक बात समझ में नहीं आई, अगर राजेश ने ही दोनों बच्चों को मारा है तो उसने दोनों को एक ही पत्थर से क्यों नहीं मारा? एक को बड़े पत्थर से और दूसरे को छोटे पत्थर से क्यों मारा?
वो कैसा? वो ठीक है ना अंकल? तुम ही बताओ बेटा, रेहान ठीक है या नहीं? मैं कैसे? देखो बेटा, हमें पता है तुमने ही रेहान को मारा है। पहले बड़े पत्थर से तुमने रेहान के सिर पे पीछे से वार किया और फिर छोटे पत्थर से अपने यहां सिर पे आगे से चोट लगा ली। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो बेटा, बताओ तुमने अपने भाई रेहान को क्यों मारा? क्योंकि अंकल, क्योंकि मुझे पता था कि पापा को मैंने ही मारा है। रेहान, हमें पुलिस अंकल को बताना होगा कि मामा ने पापा को मारा है। मामा ने पापा को नहीं मारा ताई। मामा ने नहीं मारा तो किसने मारा? तुमने मारा ताई। रेहान को पता था कि मैं चुपके पापा से मिलने गई थी। वापस आकर जब मैं खून वाले हाथ धो रही थी तब रेहान ने मुझे देख लिया था। तब से वही मेरे पीछे पड़ा था कि मैं आपको सब सच सच बता दूं। तुम्हारी वजह से पापा भगवान के पास गए, तुम्हारी वजह से मम्मी को पुलिस आंटी ले गई, तुम्हारी वजह से सिर्फ मैं सबको बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। रेहान मर गया था तो मैं डर गई, तो मैंने भी छोटे पत्थर से अपने आप को मार लिया। लेकिन बेटा, तुमने अपने पापा को क्यों मारा? क्योंकि मैं और रेहान पापा के साथ रहना चाहते थे, पर वो हमें अपने साथ भी नहीं रखना चाहते थे। पापा, हमें आपके साथ रहना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें मेरे पास भेजेगी ना, तो भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रहने दे सकता। मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं तुम दोनों का बोझ अपने सर पर नहीं ढो सकता। तुम यार जाओ प्लीज, चलो जाओ। कुछ नहीं मेरे पास तुम्हें देने के लिए, जाओ। मुझे लगता था कि पापा हमसे प्यार करते, वो हमें अपने साथ रखेंगे, पर वो अपने साथ भी नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने हमें छोड़ दिया। कोई मेरे और मेरे भाई के बारे में नहीं सोचता। मम्मी और पापा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने क्या गलत किया? कोई भी बच्चा इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आता। ये फैसला उसे जन्म देने वाले माँ बाप लेते हैं। तो फिर वो क्यों उस माली की तरह से हो जाते हैं जिसने अपनी खुशियों के लिए फूल तो उगाए, लेकिन एक दिन उन्हें छोड़कर चलता बना और उन फूलों को सूखी झाड़ियों में तब्दील कर गया। ऐसे ही फूल से कांटा बन गई थी रिया, और वो सब आजाद थे जिन्होंने उसे अपराधी बनाया था। क्योंकि रिया एक 11 साल की नाबालिग बच्ची थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और उसकी काउंसलिंग की जा रही है। बच्चे कल का भविष्य होते हैं, और ये भविष्य कैसा होगा इसके जिम्मेदार होते हैं उनके अभिभावक। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के बारे में भी सोचें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.